मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए और इस उनके जयंती के महीने में जो कहीं न कहीं समाज और इस देश के लिए सबसे ज़्यादा गर्व का समय रहा होता है, उसमें आप सभी लोग इतनी गर्मी में अपने अमूल्य समय को यहाँ दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का साधुवाद। बहुत दूर दराज से चल के आए हमारे विद्वान साथी डॉक्टर आर डी आनंद साहब, डॉक्टर अंकुर गौतम साहब एवं अन्य मंचासीन साथी, क्योंकि आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, समाज के हीरा हैं। आपको अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर समाज के हर एक हिस्से में जाकर के अपनी बातें कहनी होती हैं। निश्चित ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को सुनने का समय मिला। क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग काफ़ी समय से बाबा साहब के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऊब भी गए होंगे। तो जैसे इतना आप लोगों ने मैनेज किया है तो 10-5 मिनट हमको भी बर्दाश्त करिएगा। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, आप लोगों के बीच का ही एक बेटा, भाई, सहयोगी हूँ। इतना जरूर कहूँगा कि जो कि बाबा साहब के बारे में जितनी बातें की जाती हैं, जितनी बातें हैं, वो हम लोग जितने साथी बैठे हैं इसमें सब अलग अलग चैप्टर पढ़ के आएंगे, एक हफ्ते तक बोलेंगे तो भी शायद चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम केवल और केवल बाबा साहब के संघर्षों के बारे में ही बात करें। उससे कहीं ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ आज हमारे सामने हैं। हमको वर्तमान पे, जैसे हमारे साथी कामरेड चंद्रभान जी ने हमको बहुत पहले इस चीज़ के लिए कहा था कि भैया प्रयास कीजिएगा जो आज का हमारा नवयुवक समाज है, इसकी दशा दिशा कैसे सुधारी जा सके, इसके बारे में आप अपनी बात रखिएगा। क्योंकि इत्तेफाकन मैं कैसे उम्र से गुजर रहा हूँ, बुजुर्गों के पास हूँ, नौजवानों के साथ हूँ, तो ये निश्चित है कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के चलना है। साथियों, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती केवल अप्रैल महीने में नहीं मनाई जाती। हमको लगता है कि जब भी किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है इस समाज का किसी भी महीने में, तो निश्चित है बाबा साहब के बारे में ही बोला जाता है। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, एक ऐसा त्याग किया उन्होंने कि बिना उनकी बात किए हुए हम सबका, किसी भी समाज का, खासकर अपने समाज में किसी भी व्यक्ति का किसी भी कार्यक्रम में जब तक बाबा साहब के बारे में नहीं बोल लेते तब तक सुकून नहीं मिल पाता। क्योंकि हमारी जो कुछ भी चीज़ें हैं बाबा साहब की वजह से। मैं वर्तमान परिस्थितियों पे आता हूँ। अभी हमारे सारे साथियों ने चीज़ कहा और हमेशा कहते भी रहे हैं कि हमको पढ़ाई लिखाई में बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सही है कि आज जो कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो पढ़ाई का हिस्सा है। आज चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, कुछ भी हो, पढ़ाई की बदौलत ही रही है। समस्याएं रही हैं हमारे समाज में, हमारे पुरखों ने, हमारे माता पिता ने जिस तरह से संघर्ष करके, जिस तरह से त्याग के साथ हम सबको इस लायक बनाया, हम उसके ऋणी तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम इतने अभागे भी हैं कि हम अपने माँ बाप के त्याग को भी नहीं समझ पा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियां ये हैं, मैंने जो महसूस किया है सर, आज के 40 साल 50 साल पहले, जैसे डॉक्टर आर डी आनंद साहब ने बताया कि एक समय ऐसा था कि एक आलू खा करके आपने दिन गुजारा होगा। कोई दिन ऐसा भी रहा होगा कि शायद ना खाना मिला रहा होगा, वो भी समय गुजारा रहा होगा। उस समय आपके पिताजी के पास, हमारे पिताजी के पास, किसी भी पिताजी के पास अगर 1 बिस्सा 2 बिस्सा जमीन रही होगी या नहीं भी रही होगी तो हरवाही मजदूरी करके हम आपको जिंदगी जीने के लिए जो उनसे हो सकता था, शायद अपना भूखे रहे होंगे, इनके लिए एक आलू की व्यवस्था किए होंगे। आज परिस्थितियाँ ये हैं, इनके संघर्ष से अगर 10-20 बीघा खेती हमारे पास हो रही है, एक पक्का मकान बना हुआ है जो चमक रहा है, हमको कहीं न कहीं इस चीज़ का डर है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उस मकान को चमका पाएंगी कि नहीं, उसके मेंटेनेंस के लायक रह पाएंगी कि नहीं। जो हमारे पास खेती बाड़ी किसी तरह जो अर्जित हुआ है, हमारी पीढ़ियाँ उसको बचा पाएंगी कि नहीं, कहीं न कहीं हमको इस चीज़ का डर है। और ये सभी लोग जान रहे हैं कि दिक्कतें कहाँ से हैं। बस ये है कि हम आँख नहीं खोलना चाहते। पढ़ाई की बात है, आज तरह तरह की बातें होती हैं हर समाज में, जहाँ भी बैठते हैं, भैया लड़कियों को पढ़ाओ, धन पढ़ाया नहीं मिला, फीस बहुत ज़्यादा रहा,
गरीबी की वजह से ऐसा हो गया, गरीब ऐसे बहुत जगह बातें हुई कि गरीब ना हुई भैया तो हमारा लड़की हाई होगी वो तो होगी वो। और अक्सर ये बातें शाम को होती हैं दारू पी करके। मतलब गरीबी आपको शाम को दिख रही है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हमारे बच्चे को बहुत अच्छा स्कूल पढ़ा देते। गरीबी की वजह से बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दिए, लेकिन गरीबी की वजह से एक दिन का बीड़ी पीना नहीं बंद किए होंगे। गरीबी की वजह से एक दिन का शराब पीना नहीं बंद किए होंगे। अगर गरीबी थी तो सबसे पहले जो खराब चीज़ें उसको त्याग किए होते ना। गरीबी के रोना रोते रोते हमारे पास जो हमारे माँ बाप पुरखों ने हमारी संपत्ति हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हम उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। अगर ख़त्म किए होते तो अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए ख़त्म किए होते, लेकिन हम अपने बच्चे का भविष्य बनाने के ना चक्कर में केवल रोना रोते हैं और दिन रात अपने नशे का डोज बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी है, पढ़ाई लिखाई में संसाधन कम हुए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या संसाधन कम होना पढ़ाई लिखाई रुक जाने का असली कारण है? हम मानसिक रूप से अपने आप को रोके हुए हैं। सबको शॉर्टकट में पैसा चाहिए। आज हमारे घर के लोग हों, किसी भी समाज की, मैं तो सब समाज की बात कर रहा हूँ, सबको पैसा कमाने की इतनी ललक पड़ी है, छोटे छोटे बच्चों को रोड पर नचवा रहे हैं, रील बना रहे हैं, फेसबुक पर नाच रहे हैं। अरे भैया, अगर आपको सोशल मीडिया से ही पैसे कमाने हैं तो बहुत सारे अच्छे कंटेंट हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह आप अपने आप को फेमस कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप गरीब बस्ती में बच्चे को इकट्ठा करके पढ़ाइए, आप यूट्यूब पे आइए, सामाजिक कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको डायरेक्ट आर्थिक सहयोग मिलेगा। हम त्याग तो करें। हम केवल हर चीज़ को एक कारण ना बताएं कि स्कूल बंद हो रहे हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। जैसे अभी डॉक्टर आनंद साहब ने कहा कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, हमको इस पर भी मनन करना चाहिए ना। हम अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में हमारी पढ़ाने की हैसियत नहीं है, तो क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं? या आप ये भी सोचिए कि अगर हमारे बच्चे इत्तेफाकन नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या जीवन जीना खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे? या जो बच्चे नहीं पढ़े हैं क्या उनका कोई वैल्यू नहीं है? मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ, संगठन का नाम नहीं बताऊंगा, जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करता है। मैं उस संगठन की मीटिंग में 3-4 बार महाराष्ट्र जाना हुआ मेरा। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे लोग हैं, गरीबी शायद हमने अभी उस लेवल की नहीं देखी है जिस तरह महाराष्ट्र के कुछ जिलों में गरीबियाँ हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे। उनके बच्चों की स्थिति ये है कि आज भी न ढंग से कपड़े हैं, पढ़ाई लिखाई तो बड़ी दूर की बात है, 24 घंटे में एक बार खाना नसीब होता है, मैंने अपनी आँख से देखा। लेकिन उसी में उन बच्चों ने ठाना है, लोगों ने उनके बीच में जाकर के अपनी बातें बताई हैं कि हम बिना पढ़ाई लिखाई के भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे व्यवसाय करना हो तो व्यवसाय करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरत नहीं है व्यवसाय करने के लिए। और व्यवसाय करने के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत हो। आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने महाराष्ट्र के उन बच्चों के बीच में जा कर के जो उनकी बातें सुनी, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ नहीं है और पिछले 3 साल 4 साल 5 साल में इस लेवल का ग्रोथ किए हैं कि एक लड़के जो 18 साल 20 साल के हैं, उनका टर्नओवर 2-2 3-3 करोड़ का है। उसमें एक बच्चा जो अभी माइनर है, 18 साल पूरा नहीं हुआ, बैंक में अकाउंट नहीं है, 7.5 करोड़ का टर्नओवर है, वो दूसरे के सहयोग से काम करता है। हमने पूछा भैया आप लोग ऐसा क्या करते हैं? तो उसने कहा सर हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमने ज़मींदारों से ज़मीन खरीदी है, किराए पे ली है, लीज पे ली है, हम खेती ही करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं या बागवानी करते हैं, ऑर्गेनिक खेती के नाम पर अच्छी मेहनत करते हैं और अपने यहाँ जो 8 रुपये किलो का आलू है वो 800 से लेकर के 1400 रुपये किलो का तक आलू बेचते हैं, साल भर में 2 बार पैदा करते हैं। आप सोचिए आलू 1400-1500 रुपये किलो जाता है और कहते हैं भैया शॉर्टेज पड़ जाता है किसी किसी समय। उनको उसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक सोच की ज़रूरत है। हाँ, अब उनका एक संगठन है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो रहा है और वो कहते हैं कि भैया हमारे कमाई का एक बड़ा हिस्सा
हम लोग बहुत छोटे हिस्से की बात करते हैं, वो कहते हैं एक बड़ा हिस्सा हम अपना स्कूल कॉलेज रखेंगे, अपने उन बच्चों को खासकर जो पढ़े लिखे हैं उनका प्रयोग करते हुए अपने उन बच्चों को शिक्षित बनाएंगे जो वास्तव में शिक्षा के पैसे के भाव में शिक्षित नहीं हो पा रहे। क्या ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं? हम लोग इतने कायर हैं, हमको समझने की जरूरत है ना। हम बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया हो या किसी भी प्रकार की मीडिया हो, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आज हमको किस चीज़ की ज़रूरत है उस पर बात करें। आज इतने साथी जो इतनी दूर से आकर के अपनी बातें कह के जाएंगे, उनका मकसद ये नहीं है कि इसमें से कोई आपके बीच में वोट मांगने आया होगा, इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई विशेष लाभ के लिए यहाँ आपके बीच में आया होगा। लेकिन निश्चित है कि अगर ये लोग अपनी बातें कुछ कहते हैं, उसमें से कुछ भी बातें हमारे आपके जेहन में जाती हैं, कुछ सुधार कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इन सबका आना सफल रहता है। और यही कारण है कि आप लोग बड़े मंचों सहित, चाहे महीने के, आपने जैसे आर डी आनंद सर ने कहा कि महीने के 30 दिन, मुझे लगता है महीने के 30 दिन छोड़ दीजिए, साल भर में कम से कम 4 महीने से लगभग देखा जाएगा तो 4 महीने का आपका कार्यक्रम रहता होगा, क्योंकि हर महीने आपको 2-4-6 कार्यक्रम अटेंड करने होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं। उस मीटिंग में जाने का इनको पैसा थोड़े मिलता है, वहाँ कुछ बोलने का इनको कुछ बेनिफिट थोड़े मिलता है कि इनको कुछ विशेष चीज़ें हासिल हो जाएंगी। लेकिन निश्चित है कि एक हुनर, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत अच्छा कलाकार हूँ किसी चीज़ के बारे में, और मुझे इस चीज़ का घमंड है कि मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं जानता, और उस घमंड के चलते उस कलाकारी का प्रदर्शन तो करता हूँ लेकिन किसी को सिखा नहीं पाता, और एक निश्चित समय बाद मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ वो कला भी मर जाएगी और मैं पूरी तरह से मर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं वही कला अपने किसी भाई के, अपने किसी बच्चे के या अपने समाज के सैकड़ों लोगों के बीच में उतार पाता, जैसे डॉक्टर आर डी आनंद जी ने कहा ना कि अगर कामरेड चंद्रभान यहाँ से निकल रहे हैं तो डॉक्टर अंबेडकर आप उनको मान के चलिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब केवल अपने लिए किए होते, या जो उनके अंदर अच्छाइयाँ थी केवल अपने पास तक रखे होते, तो शायद इस तरह की संगोष्ठी नहीं कर पाते। आज उन्होंने जो त्याग किया उसी का एक अंश अगर किसी के रूप में बाहर निकल रहा है, तो कहीं न कहीं बाबा साहब पुनः उसी रूप में हमारे आपके बीच में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अगर किसी के अंदर कोई कला है तो उस कला को हमारे अपने आने वाली पीढ़ी के बीच में रखना होगा। हमको बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब को बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब को समझने की ज़रूरत है। एक साथ इतना बड़ा चैप्टर आप नहीं समझ पाएंगे, इतना बड़ा चैप्टर हम नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें समझ सकते हैं कि हम क्या करके अपने जीवन में सुधार सकते हैं, क्या करके हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। इतना तो हमें अपने आप में सोचना होगा। पहली बात तो बेटी बेटों में विभेद कम कर लीजिए। बेटी अगर पढ़ने लायक है तो सारा फोकस बेटी पे करिए। बेटा का नशेड़ी हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, बेटियां बहुत कम नशेड़ी होती हैं, हम फोकस उन पे करें। हमारी परिस्थिति ऐसी है कि बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे, पढ़ाएंगे भी तो सरकारी स्कूल में नज़दीक पढ़ा करके छोड़ेंगे, और जो बेटा पढ़ना ही नहीं चाहता उसको ज़बरदस्ती फीस दे करके हम दुबौलिया सहित बस्ती के अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कम से कम ऐसा कुछ ना मत करिए कि जिससे दिक्कत हो। अगर आपकी बेटी पढ़ने लायक है तो बेटी पे इन्वेस्टमेंट करिए। यह समाज आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, कम से कम आप अपने आप को उस योग्य बनाइए तो। और सबके सब युवा समाज सेवी बनने के चक्कर में मत रहिए, ये जीवन बर्बाद कर देता है। युवा समाज सेवी होने के लिए भी आपके पास एक अच्छे बैकअप की जरूरत होती है। भविष्य में इस तरह के आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे कि हमसे चंदा लेकर के धंधा कर रहा है। समाज में आप समाज हित में काम करेंगे, लेकिन अगर आप कहीं न कहीं आपकी आय नहीं है, एक व्यक्ति आपको अपने काम के लिए 100 रुपया दे रहा है कि भैया आप बस्ती चले जाइए, आप उसी काम के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, इत्तेफाकन किसी ने कहा 100 नहीं 90 रुपया लगता होगा, तो उसी दिन आप भूल जाएंगे कि वो आपके लिए दिन भर त्याग किया होगा। आपको लगेगा चोर है, 10 रुपये के लिए दलाली कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि युवा पीढ़ी जो है आजकल बड़े तेज़ी से युवा समाज सेवी बनना चाह रही है। युवा समाज सेवी से अच्छा है युवा उद्यमी बनिए, और खासकर सोशल मीडिया का प्रयोग करिए पॉजिटिव रिव्यू के साथ, पॉजिटिव कंटेंट के साथ। और जितने हमारे अग्रज साथी हैं
उनसे सीखिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमको उनके साथ बैठ करके उनसे सीखना होता है। जो अनुभव उनसे वो सिखा देंगे, क्योंकि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, तब हमको उन्होंने इस लायक बनाया। तो कम से कम हम उनके साथ बैठ करके तो पूछ सकते हैं कि दादा जब हम कुछ ना कर सकते हैं तो बतावा तो कैसे कैसे पढ़ाई रहा लड़कों का। तो वो लोग जो रास्ता बताएंगे, अगर उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास करेंगे तो उससे बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम किधर अपने समाज को लेके जाना चाह रहे हैं। आज सरकारें गांव-गांव, चौराहे-चौराहे पे शराब की दुकानें खुलवा रही हैं। हमारी भी उम्र 40 हो रही है। बचपने में स्कूल बहुत दूर हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल 4, 5, 6 किलोमीटर पर हुआ करते थे, लेकिन शराब की दुकानें 10 किलोमीटर पर नहीं दिखाई देती थी। आज की स्थिति ये हो गई कि स्कूल आपके बंद किए जा रहे हैं, कंपोजिट स्कूल बंद करके कंपोजिट शराब की दुकान। यानी अमीर हो भी उसकी व्यवस्था वही है, गरीब की भी व्यवस्था वही है। यानी आपको मिटाने के लिए आपके गांव किनारे शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। ठीक है, खोलने दीजिए, जबरदस्ती आपके घर से कोई खींच के नहीं लेके जा रहा ना। एक युवा टीम बनाइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि युवा टीम बनाइए, उसमें शराब या नशा के खिलाफ अभियान चलाने का काम किया जाए। उसमें कैसे क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी मैंने एनालिसिस किया है। मैं और भी अपने साथियों को उसमें मैंने कुछ चिन्हित किया है कि उसमें क्या सुधार करके उसको समाज के बॉटम लेवल पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं नशा हमारे समाज को बहुत जल्दी बर्बाद कर रहा है। और उसी बर्बादी का दूसरा स्वरूप सरकारें कैसे हमारे खिलाफ कुचक्र रचती हैं। आज के 25 साल 30 साल पहले अगर आपके पास संसाधन कम थे, माँ बहन बेटियों की शादी होती थी तो कम से कम व्यवस्थाओं में हम लोग शादी कर लेते थे। आज की परिस्थिति है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन समूह का लोन जैसे लगता है कि मेरे घर का बैंक बैलेंस रखा है। समूह का लोन 2, 4, 5, 8, 10 लोन ले लेते हैं। अच्छा से अच्छा शादी करेंगे, हैसियत कुछ नहीं है, 40,000 50,000 का फ़ोन ले लेंगे, बर्थडे पार्टी करेंगे और पता चलता है कि उसकी किस्त भरते भरते गांव छोड़ देना पड़ रहा है। 1, 2 बीघे से 4 बीघे से 1 बीघे 2 बीघे ज़मीन मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत लोगों की ज़मीनें बिक गई इसलिए पिछले 4-5 सालों में। कोई ज़रूरी है फर्जी दिखावा करने का? अगर आपको उस योग्य बनना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपके घर में पता चलता है 100 लोगों को खिलाने की व्यवस्था है तो आप 90 लोगों को इन्वाइट करिए, 90 लोगों के लिए सामाजिक कार्यक्रम करिए। शादी विवाह कोई भी हो, लोग कह सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी कुरीति है, मरने के बाद जो इसको कौन सा भोज बोलते हैं, मृत्यु भोज। मरने के बाद जो तेरही होते, उसको बंद कर दीजिए ना। अब अगर कोई कहे कि नहीं भैया तेरहिया करब जरूरी बनाए, दादा परेशान हुई है, तो जो कहा है तैसे कहो 10,000 दे दो, तेरहिया कह देत बा होए तो देव, नहीं भैया वापस नहीं करो। देखिए कोई आपको 1 रुपया देने वाला है। बर्थडे के लिए कोई फोर्स करे तो कहिए नहीं भैया हमारे पास 3,000 रुपया है, हम बच्चों की फीस के लिए रखे हैं, 5,000 दे दीजिए, हम बर्थडे करते हैं, जो कहिए खिला देते हैं 5,000 में। होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। सलाह फ्री मिलती है, सहयोग नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए ज़रूरत हमको है कि हम कम से कम उसकी शुरुआत तो करें। फर्जी दिखावटी के चक्कर में अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं 10,000 लोगों को खिला सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पड़ोसी की स्थिति नहीं है तो आप 10 लोगों में करिए ना। अगर कंपटीशन करना है तो अगर मैं इंजीनियर बना तो आप भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए संघर्ष करिए ना। आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका बच्चा प्रोफेसर बनेगा। आज हम 1,000 आदमी खिला रहे हैं, आप 10,000 लोग खिलाइए। लेकिन कम से कम हम उस योग्य तो बने। बर्थडे मनाना, शादी विवाह में अपने आप को दिखाना या फर्जी दिखावटी के चक्कर में 8,000 10,000 के जूते पहनना, इससे समाज और हमारा भला नहीं होने वाला है। अगर भला होने वाला है तो हमारी समस्याएं क्या है, हम आने वाली पीढ़ी को, हमारे माँ तो बार बार कहता हूँ कि हमारे माँ बाप का मैं बार बार नमन करता हूँ कि उन लोगों ने लाख विषम परिस्थितियाँ सही, लेकिन 1 भी इंच जमीन का अपना किसी को दिया नहीं। लाख संघर्ष सहा, लाख समस्याएं सही होंगी, लेकिन अपनी पूरी विरासत हमको ट्रांसफर कर दी। हम इस योग्य भी हैं, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हम योग्य होने के बाद भी एक डर लगा हुआ है कि हम क्या अपने आने वाली पीढ़ी को वह विरासत हुबहू लौटा पाएंगे। अगर नहीं लौटा पाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सोचने की जरूरत है। और अगर आज नहीं चेतेंगे, आज नहीं समझेंगे, तो पहले के ज़माने में जैसे लोग कहते हैं कि दूर से घोरावदन का हो फलाने, तो लोग खाना छोड़ करके, हरवाही का जब दौर था लोग खाना छोड़ करके जाते थे, बहुत दूर नहीं है, फिर हम वहीं पहुंचेंगे।
तो समय बहुत विपरीत है, परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, हमारी संख्या बहुत अच्छी है, जागरूकता भी है, एनर्जी भी है, लेकिन ज़रूरत यह है कि उसको सही रास्ते पर सही समय के साथ इस्तेमाल किया जाए। बहुत हम एक इतिहास बना सकते हैं। जैसे 85-15 का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ हम उस योग्य तो बने कि वो हमें एक्सेप्ट कर सकें। हमारी परिस्थितियां ये है कि हम अपने आप को तो ग्रेट चमार कहना पसंद करते हैं। अरे यार, ग्रेट चमार से अच्छा ना ग्रेट पर्सन बनो ना। अगर आप पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बन सकते हैं, इसमें से कोई व्यक्ति जाता है, किसी के साथ जातिवाद होता है, हर लेवल पर होता, लेकिन तब भी सामाजिक एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिलती है। पता चलता है कि हम उस योग्य हैं ही नहीं, नशे में हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, हमारे बात करने का तरीका नहीं है, हम साफ सफाई से नहीं रहे, और तब भी उम्मीद करें कि हमको बराबरी का दर्जा दें, तो चीज़ें आसान नहीं हैं। एक गांव का कुत्ता हम अपने घर पे केवल रोटी दे करके पालते हैं तो दूर से भगाया जाता है, और वही कुत्ता अगर बड़े घरों में उसको शैम्पू से नहला करके रखा जाता है तो हम लोग भी जाते उसके बगल से सेल्फी खिंचवाते हैं। कुत्ता तो कुत्ता होता है। परिस्थितियां होती है ना कि कैसे हम उसको पाल रहे हैं, ऐसे हमारी स्थितियां। हम उस योग्य बने तो हमें उनका दोष नहीं देना। आज़ादी के इतने दिन हो गए, केवल रोना रोने से परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी, हमको करना पड़ेगा। हम उस योग्य बने, उस लाइन पर चलें, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। हर समाज में कुछ गंदे लोग होते हैं, उनकी बातों को नहीं तनाव में लेना है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि फलाने ऐसे हैं, उनको कहने दीजिए, क्योंकि उनके सोचने का लेवल ऐसा है। जिस दिन आप अच्छे बन जाएंगे और आप उनको अपनी गलती का एहसास होगा, और कहीं न कहीं हमको उस योग्य बनना होगा कि हमको समाज का हर व्यक्ति बराबर का हक देने का प्रयास करे। क्योंकि आप लोग बहुत समय से बैठे हैं, मुझे मालूम है कि बहुत दिक्कतें हो रही होंगी, इस तरह के कार्यक्रम में मन नहीं लगता है। उसका कारण यही है क्योंकि हम लोग नाच और ऑर्केस्ट्रा और डांस के आदी हो चुके हैं। तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा। अम्बेडकर जयंती का माह चल रहा है, आप लोग खूब एंजॉय कीजिएगा, लेकिन होश में एंजॉय कीजिएगा। कहीं कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति ना पैदा हो कि हमारे समाज को फिर से बदनामी का दौर झेलना पड़े। प्रयास कीजिएगा कि नशे से दूर रहें, कम संसाधन में अच्छा करने का प्रयास करें। अपने गांव के, अपने आसपास के या अपने समाज के साथ कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा पढ़ लिख रहा है या कोई बहुत बीमार है, किसी तकलीफ़ में है, प्रयास करें हम उसको कंधा देने का काम करें, प्रयास करें उसको सहारा देने का काम करें। और निश्चित है कि अगर हम 10 लोग किसी एक व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, हर तरह की समस्याओं से उसको हल्कापन महसूस होगा, वो चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। क्योंकि अभी बहुत सारे कार्यक्रमों में हम आपके बीच में हम लोग आते जाते रहेंगे, और आप लोग हमारे भाई हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करिए। कौन कहता है कि, सुना यही है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। प्रयास तो किया जा सकता है ना, और प्रयास करेंगे। बाबा साहब का एक प्रयास ही था, और प्रयास इतना अथक उन्होंने प्रयास किया कि दुनिया की कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसको उन्होंने आसान न कर दिया। वह भी हमारे आपके तरह थे, तलवार भाला त्रिशूल लेकर नहीं पैदा हुए थे। किसी देवी देवता, जैसे देवी देवता की बात हुई है, उनके ऊपर किसी का असर नहीं हुआ था। केवल एक चीज़ का असर हुआ था, शिक्षा का और अपनी मेहनत का। उसमें उनका परिवार, उनका समाज उनके साथ रहा, उनके संघर्षों को माना, उनको अपना लीडर माना। उन्होंने जो चीज़ें जिस दिशा में कह दी कि इसको ऐसे करना है, समाज के करोड़ों लोग उनके पीछे हो लिए। तो निश्चित है इसमें किसी की देवी देवता सहित अथवा किसी महापुरुष की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने आप को एक निश्चित रास्ते पर चलने के लिए कि हमको कुछ करना है, अगर आप ठान लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। पुनः आप सभी को धन्यवाद।